उत्तराखंड में गोरखा समय। नेपाल में 24 रियासतें थी, जिसे 24 ही कहा जाता था। नेपाल में 24 रियासतें थी, जिसे 24 ही कहा जाता था। नेपाल का पहला राजा पृथ्वीनारायण शाह था, जिन्होंने 1743 से 1775 के बीच रहे। 1743 में नेपाल की गद्दी संभाली इन्होंने, नेपाल जीता। नेपाल के पहले राजा पृथ्वीपति नारायण शाह थे। इसके बाद बने प्रताप सिंह, फिर प्रताप सिंह के बाद बने रण बहादुर शाह। इनका छोटी उम्र में ये राजा बने थे। इनकी सैनिक का नाम था राजेंद्र लक्ष्मी, क्योंकि काफ़ी छोटी उम्र के थे जब ये राजा बने रण बहादुर शाह। ये 1778 से 1800 के बीच रहे। कुमाऊं में रण बहादुर शाह के समय 1790 ईस्वी में गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। उस समय कुमाऊं का राजा महेंद्र चंद्र था, जो अंतिम चंद शासक था। हर्षदेव ओली ने गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। जो ये हर्षदेव ओली था, जो उस समय दीपचंद था, जो चंद शासक था उस समय, उसका दीवान था। दीपचंद की हत्या मोहन चंद द्वारा कर दी गई और जो इसका दीवान था हर्षदेव जोशी, उसे इसने मोहन चंद ने जेल में डाल दिया। इसका पुत्र महेंद्र चंद जो अंतिम चंद शासक रहा। जब दीपचंद की हत्या के बाद मोहन चंद ने हर्षदेव अली को जेल में डाल दिया, तो गढ़वाल शासक ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को कुमाऊं भेजा और ने महेंद्र चंद्र को हराया और ललित शाह ने प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठा दिया और हर्षदेव अली को छुड़वा लिया गया। के बाद जब प्रद्युमन शाह गद्दी छोड़कर वापस चला गया गढ़वाल, हर्षदेव जोशी को सत्ता सौंपकर, तो महेंद्र चंद ने पुनः कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लिया। जब महेंद्र चंद ने कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लिया, तो उसके बाद जो हर्षदेव जोशी था, इसने गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। फिर 1790 में गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। अमर सिंह थापा और जगजीत पांडे सुरसिंह थापा के नेतृत्व में 1790 पर गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण कर कुमाऊं को विजय कर दिया और महेंद्र चंद्र वहाँ से भाग गया। 1790 में जब आक्रमण हुआ तो गोरखों का नेतृत्व अमर सिंह थापा, जगजीत पांडे और सुरसिंह थापा कर रहे थे, जिसमें अमर सिंह काफ़ी मेहनत थे। उसके बाद जब हराया तो महेंद्र चंद कुमाऊं छोड़कर भाग गया। 1790 ईस्वी में हवालबाग मैदान में चंद और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था। जो ये 1790 में युद्ध हुआ था, ये 1790 में हवालबाग के मैदान में हुआ था, चंद और गोरखाओं के बीच, जिसमें महेंद्र चंद मारा गया था। फिर हर्षदेव जोशी ने सोचा कि थोड़ा लूटपाट करके गोरखे चले जाएंगे, लेकिन गोरखों ने वहीं शासन करना समझा और कुमाऊं पर ही रहे। पर हर्षदेव ओली ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। बाद में हर्षदेव जोशी ही था जिसने अंग्रेजों को भी उत्तराखंड में आक्रमण करने का न्योता दिया गोरखों के खिलाफ। वैसे तो मीन सुदर्शन था जिसने अंग्रेजों को यहाँ आक्रमण करने के लिए बुलाया था, आमंत्रित किया था, जब गोरखों ने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह आक्रमण कर दिया था।
जिसमें जिसमें हर्षदेव जोशी की भी भूमिका थी। जो ये हर्षदेव जोशी है, इसे विभीषण की उपमा उपाधि दी है राहुल संकृत्यायन जी ने। इसे स्वार्थी और देशद्रोही भी कहा जाता है। जो एटकिंसन ने कहा, इसे कुमाऊं का चाणक्य, कुमाऊं का शिवाजी, राज्य निर्माता भी कहा गया है। फिर कुमाऊं में उत्तराखंड में जब उत्तराखंड में नेपाल के राजा के प्रतिनिधि शासन करते थे। जो नेपाल का राजा था वह नेपाल में शासन करता था, और वहाँ पे उत्तराखंड ये कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में इसने अपने सूबेदार नियुक्त किए थे जो वहाँ पे शासन करते थे। इन्हें सुब्बा कहा जाता था। ये राजा के प्रतिनिधि होते थे। तो 1790 से 1815 तक जो शासन रहा, इस बीच कुमाऊं में जो सूबेदार रहे थे, कुमाऊं में पहले सूबेदार, प्रथम सूबेदार थे 1791। जब 90 में इसने कुमाऊं पे विजय किया तो नेपाल के राजा ने पहला सूबेदार नियुक्त किया कुमाऊं में, जोगामल शाह को, जो 1791 से 92 1 साल के बीच रहा। फिर दूसरा सूबेदार रहा काजी नरसिंह शाह। काजी नरसिंह सिंह के समय एक मेन घटना हुई थी जिसे मंगल की रात कहा जाता है। यह घटनाक्रम था जब ये मंगल सिंह के समय कार्यकाल में, जब ये कुमाऊं क्षेत्र में ये कुछ विद्रोही ने विद्रोह कर दिया था, तो उनके गर्दन कलम कर दिए थे। तो इसे मंगल की रात की घटना क्रम कहा जाता है। यह मंगल के समय हुआ था, तब इसे मंगल का घटनाक्रम कहते हैं। यह काजी नरसिंह शाह के समय हुआ था। फिर तीसरा जो सूबेदार बना वो था अजब सिंह थापा। सूबेदार बना तीसरा। फिर उसके बाद बमसा ये 2 बार रहा था सूबेदार। फिर लास्ट में अंतिम भी रहा, अंतिम बमसा। यह कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह का सूबेदार था अंतिम। इसे भीम शाह भी कहते हैं। बमसा है भीमसेन चौधरी। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह का था ये। तो रहे कुमाऊं के बाद अब आते हैं गढ़वाल में। 1790 में जब अंग्रेज गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया, तो उसके 1 साल बाद 1791 में गढ़वाल पर गोरखों ने अपना प्रथम आक्रमण किया, जिसे लंगूरगढ़ का आक्रमण कहते हैं, लंगूरगढ़ का युद्ध कहते हैं। उस समय गढ़वाल का शासक था प्रद्युमन शाह। तो 1791 में पहला आक्रमण किया गया गोरखों द्वारा, जिसे लंगूरगढ़ का युद्ध कहते हैं। उसके बाद प्रद्युमन शाह था उस समय। बाद में लंगूरगढ़ की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद में काफ़ी टाइम बाद, लगभग 13-14 साल के बाद 1803 में गढ़वाल में काफ़ी भयंकर भूकंप आ गया। भूकंप त्रासदी आ गई तथा अकाल हो गया था, सूखा पड़ गया था। तो इससे वहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। गढ़वाल क्षेत्र की आर्थिक स्थिति, वो यहाँ पे जान माल की भी काफ़ी हानि हो गई थी, ताकि गढ़वाल काफ़ी कमज़ोर हो गया था। ये भूकंप आया था, ये काफ़ी भयंकर भूकंप था, गढ़वाल का सबसे भयंकर भूकंप था। इसका केंद्र बिंदु बद्रीनाथ था। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर गोरखाओं ने 1803 में द्वितीय गोरखा युद्ध किया। 1803 में द्वितीय बार आक्रमण किया गोरखाओं ने गढ़वाल पे, जो बाड़ा हाट का युद्ध कहते हैं जिसे। यह उत्तरकाशी में हुआ था। ये बाड़ा हाट उत्तरकाशी में पड़ता है, शायद ये बाड़ा हाट ये उत्तरकाशी का पुराना नाम है। तो 1803 में जब इतनी स्थिति खराब हो गई तो उन्होंने आक्रमण कर दिया गोरखाओं ने। ये द्वितीय आक्रमण था बाड़ा हाट का। उसके बाद बाड़ा हाट के युद्ध के बाद गोरखाओं ने तीसरी बार गढ़वाल पर युद्ध किया, जिसे चमुआ का युद्ध कहते हैं। चंबा, ये चंबा है जो वर्तमान टिहरी में पड़ता है। चमुआ ये तृतीय युद्ध था गोरखाओं का गढ़वाल पर। उसके बाद चतुर्थ आक्रमण था, जो आखिरी आक्रमण था गढ़वाल पर, वो था खुड़बुड़ा के मैदान में हुआ था, देहरादून में।
खुड़बुड़ा के मैदान में 14 मई 1804 में 14 मई 1804 में अंतिम युद्ध हुआ, जो चौथा युद्ध था खुड़बुड़ा के मैदान में, जिसमें प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए। तो इसकी अध्यक्षता की हार का एक मुख्य कारण था कि राज्य में काफ़ी गरीबी हो गई थी, युद्ध की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गया था गढ़वाल शासन। और उस समय, जिस समय गोरखाओं द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया गया था तथा विजय प्राप्ति की गई थी, उस समय नेपाल का राजा था गीवाण युद्ध प्रथम। जो गीवाण युद्ध विक्रम शाह था, नेपाल में राजा था उस समय। गढ़वाल आक्रमण के समय राजा गीवाण युद्ध विक्रम शाह गढ़वाल का उस समय राजा था। तो फिर जब इन्होंने विजित कर लिया तो गीवाण युद्ध विक्रम शाह ने गढ़वाल में अपना सूबेदार जो नियुक्त किया 1804 में। जो पहला सूबेदार था अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा को पहला सूबेदार नियुक्त किया गया गढ़वाल में, जिसे राजा रण बहादुर शाह ने किया था। वैसे युद्ध के समय तो गीवाण युद्ध विक्रम शाह प्रथम था, पर उसके बाद कुछ समय के लिए राजा रण बहादुर शाह दोबारा जो राजा बने थे उस समय के लिए खाली। तो उन्होंने गढ़वाल का पहला सूबेदार अमर सिंह थापा को नियुक्त किया 1804 में राजा रण बहादुर शाह ने। राजा रण बहादुर शाह ने अमर सिंह थापा को काजी की उपाधि दी थी। काजी की उपाधि अमर सिंह थापा को राजा रण बहादुर शाह ने, जो पहला सूबेदार था गढ़वाल का। इसने ही उत्तरकाशी गंगोत्री में गंगा माता का मंदिर की स्थापना की थी। इसके बाद द्वितीय सूबेदार बना था रणछोड़ थापा। जो ये अमर सिंह थापा था, ये कुछ महीने के लिए ही 1804 में ये सूबेदार नियुक्त किया गया था। ये अमर सिंह थापा काफ़ी गोरखाओं का काफ़ी प्रमुख माना जाने वाला सूबेदार था। उसके बाद दूसरा रणछोड़ थापा बना 1804 से 5 के बीच। इसे दानवीर कर्ण की उपाधि दी गई है मोलाराम द्वारा। जो द्वितीय रणछोड़ थापा था, इसे दानवीर कर्ण की उपाधि दी गई है मोलाराम द्वारा। जो रणछोड़ थापा था, इसने गढ़वाल में दो पदों का सृजन किया। इसने विचारी और अविचारी 2 पद की नियुक्ति की थी। जो विचारी था वो जज हुआ करता था, जो न्याय से संबंधित था। अविचारी अधिशासक था, जो उस समय ये जो सूबेदार वहाँ पे शासन कर रहे थे, जब ये बिजी रहते थे युद्धोत्तर में, तो उस समय वो सत्ता संभालता था अविचारी। तो विचारी और अविचारी पदों का सृजन किया था रणछोड़ थापा ने। द्वितीय सूबेदार था जो गढ़वाल का। उसके बाद तृतीय सूबेदार चुना गया हस्तीदल चौतरिया। हस्तीदल चौतरिया तृतीय सूबेदार था, जो 1805 से 1808 के मध्य रहा। इसने किसानों के लिए तकावी ऋण व लगान दर कम किए। इसने हस्तीदल चौतरिया ने किसानों के लिए तकावी ऋण की व्यवस्था की और लगान दर में कमी की। जो तकावी ऋण था, ये कृषि संबंधी ऋण था जो किसानों को दिया जाता था, ताकि वो अपनी फसल संबंधी सामग्री और फसलों को पैदावार करने के लिए सामग्री की व्यवस्था कर सकें। तो तकावी ऋण ये हस्तीदल चौतरिया ने इसका सृजन किया था। यह तृतीय सूबेदार था। और उसके बाद चतुर्थ सूबेदार बना भैरव थापा। भैरव थापा ये 1808 से 1811 के बीच था। ये काफ़ी विलासी प्रवृत्ति का अत्याचारी था। वैसे तो सभी जितने भी गोरखाली जो ये शासक थे, सारे अत्याचारी थे। उसके बाद भैरव सिंह थापा के बाद बने पाँचवें बने काजी बहादुर भंडारी। काजी बहादुर भंडारी 1811-1812 के बीच सूबेदार रहे गढ़वाल के काजी बहादुर भंडारी। उसके बाद अंतिम जो थे अंतिम सूबेदार रहा बमसा चौतरिया। बमसा जो चौतरिया था, यह अंतिम कुमाऊं और गढ़वाल का अंतिम सूबेदार था, बम सिंह चौतरिया।
चौथरिया। के बाद हम गोरखा शासन प्रणाली की बात करें। गोरखा सैनिक दो प्रकार के हुआ करते थे, एक स्थायी होती थी, एक अस्थायी होती थी। जागचा और डाकरिया दो प्रकार के सेना होती थी। जो ये स्थायी होते थे जागचा, और जो डाकरिया अस्थायी होते थे, जो 2 वर्ष से छुट्टी में रहते थे हमेशा। जैसे युद्ध में से आपातकाल में यह शामिल हुआ करते थे सर। तो जागचा और डाकरिया 2 प्रकार के सैनिक हुआ करते थे। उर्वरकता की दृष्टि से भूमि को 5 भागों में बांटा गया था गोरखाओं के समय, जिसमें पहला अबल, दम, सोम, चार, सुखवादी। तो भूमि को इन्होंने 5 भागों में बांटा उर्वरकता की दृष्टि से। जो भी भूमि दान दिया करते थे, किसी को ऐसे उपहार में भूमि देते थे, उसे दस्तूर कहते थे। ये दस्तूर कहते थे। गोरखा शासन के जो एक क्रूर शासन था इनका समय, इसे गोरखियाली कहा गया। के बाद जो इनके सैनिकों द्वारा जबरदस्ती जो कर वसूला जाता था, तो इन्हें बली या बाली कहा जाता था। जबरदस्ती कर वसूलने को सैनिकों द्वारा इसे बली या बाली कहा जाता था। गोरखा शासन काल में जो मुकदमों का कार्य करता था, मुकदमे वगैरह करता था, उसका कार्य जज या विचारी कहा जाता था। उसे जज या विचारी कहते थे। इन्होंने अपनी पहली अदालत गोरखों ने अल्मोड़ा में की थी। यहाँ पे अल्मोड़ा में इन्होंने नेथाड़ा का किला का भी निर्माण किया था। जो नेतला का किला था, गोरखों ने अल्मोड़ा में स्थापित किया था। यहीं पे इन्होंने पहली अदालत भी बनाई थी। जो इसका अदालत में जो मुकदमों का कार्य करता था, उसे जज या विचारी कहते थे। गवाहों को अदालत में हरिवंश की कसम दिलाई जाती थी। हरिवंश यह महाभारत के काल का आदमी था। तो गवाहों को हरिवंश की कसम दिलाई जाती थी। दंडित करने के लिए गोरखा लोग हाथ नाक काट दिया करते थे। ड्रिल द्वारा बताया गया कि ब्राह्मणों की छुट्टियां काट दी जाती थी दंडित करने के लिए। जो इनके समय शिल्पकार हुआ करते, शिल्पकार को ये लोग कामी कहते थे। जैसे कामी, जैसे शिल्पकर्मी से हम याद कर सकते हैं, कामी कर्मी। शिल्पकारों को कामी कहा जाता था। सुनारों को सुनवार कहते थे, और दासों को कठवा कहा जाता था, और नाइक को नौ। शिल्पकार को कामी, सुनारों को सुनवार, दासों को कठवा और नाइक को नौ कह के करते थे। अब इनके समय जो कर प्रणाली थी, यह विभिन्न भागों में बटी थी। जैसे गोरखाओं में के समय गोरखाओं की जो आय का प्रमुख स्रोत था, ये भू राजस्व था। इसमें इनके जो कर प्रणाली में थे, ये निम्न थे। टीका भेंटकर यह विवाह शुभ अवसरों पर दिया जाता था। टीका भेंटकर। सौन्य फागुन कर, जो ये सौन्य फागुन कर था, ये उत्सवों के समय दिया जाता था। पुंगड़ी कर एक भूमि कर था। तान कर ये कपड़ों पर लगने वाला कर था। तान कर ये कपड़ों पर लगने वाला कर था। तान हमें याद कर सकते हैं, कपड़े तान कर हम रजाई तान कर हम सो जाते हैं। तान कर एक कपड़ों पर लगने वाला कर था। मरोकर ये पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। जब ये पुत्रहीन व्यक्ति जब की मृत्यु होती तो इसकी अंतिम विदाई किया जाता था। तो इसके लिए इसे पहले ही कर ले लिया जाता था। ये मरोकर ये पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। उसके बाद बहता कर छुपाई गई संपत्ति, जैसे वहाँ समय ग्रामीण लोग संपत्ति वगैरह छुपा लेते थे, तो उनसे बहता कर लिया जाता था। मौकर प्रति परिवार से लिया जाता था, जिससे गाँव घरों में बोला जाता है एक परिवार, तो प्रति परिवार से लिया जाने वाला कर था। अदनी धप्ती कर यह खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर था।
अदनी दफ्ती कर एक खास जमींदारों से लिया जाने वाला कर था। मागा कर ये युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था। मागा कर। मिझारी कर ब्राह्मणों और जगरियों और शिल्प कर्मियों से लिया जाने वाला कर था। तो ये जागरिया ब्राह्मण थे और शिल्प कर्मी थे, इनसे मिझारी कर लिया जाता था। और रहता कर ये जो गांव छोड़कर जो भाग जाते थे तो उन्हें पकड़े आने पर रहता कर लिया जाता था। दुनिया कर ये पहाड़ी पशु चारकों से लिया जाने वाला कर था। दुनिया कर। कुशेही कर ब्राह्मणों पर जमीन हथियाने के मामले पर लिया जाने वाला कर था। कुशेही कर ब्राह्मणों पर ये जमीन हथियाने पर लिया जाने वाला कर था। तिमारी कर सूबेदारों को दिया जाने वाला कर था। जो सूबेदार नियुक्त किए गए थे उन्हें तिमारी कर दिया जाता था। शायर कर ये सीमा पर लगने वाला कर था। शायर कर। और ये घी कर ये दुधारू पशु मालिकों से लिया जाने वाला कर था। गोरखों के बारे में कुछ चीज़ जानने वाली है। गोरखा ये जंगली सूअर का गोश्त काफ़ी पसंद किया करते थे। अगर चंदों के समय कर की बात किया जाए तो इनके चंद राजा 36 रकम व 32 कलम वाले कर अनेक कर लिए जाते थे। जो चंदों में लक्ष्मी चंद था, एक ऐसा राजा था जिसके करों के वजह से लोगों ने छतों में मिट्टी डालकर साग सब्जी लगाना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि चंद के साथ लक्ष्मी चंद द्वारा काफ़ी ज़्यादा कर लिया जाता था। गोरखों ने जब यहाँ पे शासन किया तो जो चंद लगाया करते तो कुछ कर तो इन्होंने वही वैसे ही बहाल रखे, पर कुछ नए कर भी रखे थे, जिसमें कुशेही कर था जो जमीन हथियाने ब्राह्मणों द्वारा जमीन हत्या के पर लिया जाता था। कुशेही कर इसमें 5 रुपये प्रति माह लगाया जाता था कर। जो ये राजकर चुकाने में असमर्थ व्यक्तियों को मैदान की अलग अलग मंडियों में ले जाकर 30 रुपये तक की कीमत में बेच दिया जाता था। जो कर नहीं चुका पाता था असमर्थ व्यक्तियों को मैदान की अलग अलग मंडियों में ले जाया जाता था लाखों में, और उन्हें 30 रुपये में बेच दिया जाता था, जिन्हें प्राय ये जोहार मुंशियारी धर्मा घाटी के शौक के भेड़ों की करबस थैला सिलने आलू नमक सुहा गद्रियांग जिम्बू आदि भरने के लिए खरीद लिया जाता था। ये जो मुंशियारी जोहार धर्मा घाटी के शौक भेड़ वाले होते हैं जो भूटिया शौके हुआ करते थे। आज भूटिया व शौकों के मध्य जो भी एक खस और नामगी रहते हैं वे सब इसी तरह से वहाँ जाकर बसे हुए लोग हैं। नामगी भूटियों को पुरोहित होते हैं। जो ये नामगी होते हैं, नामगी भूटियों के पुरोहित होते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया था दुनिया, ये पहाड़ी पशु चारकों से लिया जाने वाला करता। जो ये गोरखे लोग थे वे जाति विशेष के ना होकर पृथक नस्लों के जातियों के समूह थे। जैसे हिंदुओं में जाति काफ़ी होता था जातिभेद, लेकिन ये गोरखों में जाति विशेष ना होकर ये लोग राय मगर गुरु लिंबू सुनवार पुन करकी खड़का आदि सब गोरखा समाज के अंग थे, काफ़ी उसमें बटे हुए थे। इसमें हिंदुओं की तरह नस्ल जाति व्यवस्था नहीं थी, हिंदुओं की तरह जाति व्यवस्था का कोई संबंध नहीं था। यह लोग हिंदुओं के साथ खान पान भी नहीं होता था इनका। गोरखा समाज एक मिश्रित समाज था। तिब्बत के लामा भी इस समाज में संतृप्त हो गए थे, क्योंकि जो ये नस्लें है तिब्बती नस्लें भी मंगोल रक्त के ही होते थे, जिनका चेहरा मोहरा गोरखाओं से मिलता था। जो दसाई जैसे त्यौहार जैसे मैंने बताया ये वे किसी जाति के न पृथक नस्लों की जातियों के एक समूह थे। हिंदुओं की तरह जाति व्यवस्था है, इनसे इनका कोई संबंध नहीं था। इनमें राय मगर सुनवार बिना कार के आदि गोरखा समाज के ही अंग थे। हिंदुओं के साथ इनका खान पान भी नहीं होता था। गोरखा समाज एक मिश्रित समाज था, ये सभी लोग मिलकर बनाते थे। तिब्बत के लामा भी इस समाज से संपृक्त हो गए थे, क्योंकि जो ये नस्लें थी दृष्टि से तिब्बती भी मंगोल रक्त के ही होते थे, जिनका चेहरा मोहरा गोरखाओं से ही मिलता था। गोरखा मांस और मदिरा प्रेमी थे। मांस में सूअर के मांस का विशेष रुचि से खाते थे। जो दसाई जैसे त्यौहार में वे मुर्गों व बकरों की बलि चढ़ाते थे। दसाई जो त्यौहार इनका त्यौहार तो हुआ करता था। इनका भी सबसे प्रसिद्ध त्यौहार दशहरा था। दशहरा मतलब हिंदुओं के साथ इनका खान पान वगैरह नहीं
होते थे। 1857 की क्रांति में जब हिंदुओं ने सुअर व चाय की चर्बी लगे कारतूसों का विरोध किया था, वहाँ गोरखाओं ने चर्बी लगे कारतूसों की मांग की थी। यही नहीं, गोरखाओं की मांग पर अंग्रेज अफसरों ने गोरखा सैनिकों के तंबू हिंदू सैनिकों के बजाय अंग्रेज सैनिकों के तंबू के साथ लगाए थे। उन्होंने हिंदुओं के साथ ये लोग नहीं रहा करते, संबंध स्थापित नहीं करते थे। गोरखे बौद्ध व हिंदू दोनों धर्मों के अनुयायी होते थे। दुर्गा की पूजा का उल्लेख मिलता है हिंदी के संतों में। दुर्गा शक्ति की देवी है। दुर्गा राक्षस का वध करने के कारण दुर्गा कहलाती है। गोरखों का प्रिय त्योहार दशहरा था। दशा या दशहरा कहते हैं। ये नोट करने वाले। चंपावत में जो बालेश्वर मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार कराया था सूबेदार महावीर थापा ने, जो है गोरखा सूबेदार था। इसने 1796 ईस्वी में चंपावत में जो बालेश्वर मंदिर था, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। एक चीज नोट करना है, श्रीनगर गढ़वाल में कमलेश्वर मंदिर है, श्रीनगर गढ़वाल में था। गोरखालियों में गरुड़ जाति के जो लोग थे, इसमें मोस्टिया ही अपने इष्ट देवता के रूप में पूजा करते थे। जो ये गरुड़ जाति के लोग थे गोरखालियों में, ये मोस्टिया को अपने इष्ट देवता के रूप में पूजा करते थे। इस मंदिर में भैंस की बलि चढ़ती थी, किंतु अब उन्हें इस प्रथा को बंद कर दिया है। नेपाल का समूचा साहित्य नेवारी भाषा में मिलता है। गोरखाली भाषा आज नेपाल की राजभाषा है। यह संस्कृत से ही निकली हुई मानी जाती है। तो गोरखाली भाषा ये संस्कृत से ही निकली हुई मानी जाती है। नेपाल का समूचा साहित्य नेवारी भाषा में मिलता है। गोरखाली भाषा आज नेपाल की राज्य भाषा है। यह संस्कृत से ही निकली हुई मानी जाती है। बाद में अब अंग्रेजों और के बीच युद्ध हुआ। सुदर्शने ने आमंत्रित किया अंग्रेजों को गढ़वाल कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए। उस समय जैसे 4 गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के समय से इनके बीच खटपट शुरू हो गई थी। उत्तराधिकारी का जो लॉर्ड हेस्टिंग था, इसने 1/11/1864 को युद्ध की घोषणा कर दी थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर था, भारतीय गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने युद्ध की घोषणा करते जो भारत का समय गवर्नर था। भारत का जन्म वेलेजली की नीति नेपाल से मित्रता पूर्वक थी। और लॉर्ड मिंटो, उसके बाद जब लॉर्ड मिंटो वेलेजली बना, ये भी उसी का अनुयायी था, पर बाद में थोड़ी खटपट हो गई थी। उसके बाद मिंटो के बाद फिर लॉर्ड मिंटो के बना लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके बाद ये संबंध सही नहीं रहे। बाद में 1/11/1864 को युद्ध की घोषणा कर दी गई। अंग्रेजी सेनाओं ने 4 स्थलों से नेपाल पर धावा बोला, जिसमें 19 अक्टूबर 1864 को गिलेस्पी की सेना सहारनपुर से होते हुए देहरादून तक पहुंची। देहरादून तक पहुंचने में उन्हें किसी व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ा। दूनपते में स्थित देहरादून के 3.5 किलोमीटर खलंगा मालपानी का एक दुर्ग था, जिसका रक्षक नाम बलभद्र था। 300-400 सैनिकों के साथ दुर्ग की रक्षा का भार सौंपा था। लगातार 3 दावे बलभद्र पर बोले गए, पर तीनों के तीनों जो अंग्रेजों के हमले थे नाकाम रहे, जिसमें बेचारे गिलेस्पी वीरगति को भी प्राप्त हो गया। बाद में अंग्रेजों ने सारे आक्रमण जब विफल होते गए तो उन्होंने दुर्ग की जल पूर्ति बंद कर दी सब, जिससे लास्ट में कष्टहासाय होकर लास्ट में 300-400 सैनिक में से 70 ही बचे। बाद में यह लोग वहाँ से उन्होंने वहाँ के द्वार खोल दिए दुर्ग के। उसके बाद बलभद्र ने राजा रणजीत सिंह के वीरों के साथ मिल गया तथा अफगानों के साथ युद्ध करते हुए यह 70 वीरगति को प्राप्त हुए। अंग्रेजों ने भी शौर्य के समक्ष अपना सिर झुकाया। इसका प्रमाण आज कलंगा में 2 स्मारक बनाए गए हैं। आखिरकार 30 नवंबर 1815 को खलंगा विजय के बाद गढ़वाल शासन अंग्रेजों के हाथ में चला गया तब उन्होंने गढ़वाल का एवं पश्चिमी भाग स्वयं ले लिया और शेष भाग गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह को सौंप दिया। 4 मार्च 1820 के बाद में
4 मार्च 1820 की संधि के अनुसार टिहरी पर गढ़वाल नरेश का अधिकार मान लिया गया। 1820 में टिहरी पर एक संधि हुई। 4 मार्च 1820 में संधि के तहत टिहरी पर गढ़वाल नरेश का सरसा का अधिकार मान लिया गया। 1840 में बाद में अंग्रेजों ने अपने अधिकृत स्थल की राजधानी श्रीनगर के स्थान पर पौड़ी को कर दी। अंग्रेजों ने अपनी अधिकृत स्थल की जो राजधानी थी पौड़ी बना दी, क्योंकि पौड़ी की जलवायु अपेक्षाकृत बहुत ठंडी थी। जो अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ, संगोली की संधि से समाप्त हुआ 2 दिसंबर 1815 को। गढ़वाल में अंग्रेजों का शासन हो गया। संधि के तहत काली नदी से पूर्वी पश्चिमी की तरफ का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों के अधीन हो गया, और जो पूर्वी क्षेत्र था वो गोरखाओं के अंडर में रहा।